गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 31 जनवरी 2021 है और हमें 30 जनवरी और 31 जनवरी दोनों के करंट अफेयर को डिस्कस करना है। हमारा जो टॉपिक होगा वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से संबंधित, दूसरा है अ मैर्टिनी से संबंधित जो एक ड्रैगन फ्लाई है, तीसरा टॉपिक है प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ से संबंधित, चौथा इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है, पांचवा आदि महोत्सव से संबंधित जो कि 2020 में कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था, जिसे फिर से शुरू किया गया 2021 में 1 फरवरी को। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित, इसे हम देखेंगे। उसके बाद है पल्स पोलियो प्रोग्राम जो कि फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा है टॉपिक द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 से संबंधित। FCRA एक्ट में जो है हम 2010 के एक्ट को और 2020 के एक्ट है दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि जो किसान आंदोलन हो रहे हैं इसमें विदेशी फंडिंग देखा गया है, जिसकी जांच करने के लिए तो सरकार ने ऑर्डर दिया, साथ में जो FCRA रूल है उसमें भी कुछ बदलाव किए हैं। यानी कि अब जो NGO विदेशी दान प्राप्त करेंगे तो वो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा ही, लेकिन अगर वो विदेशी दान करने वाला संगठन या संस्था या व्यक्ति इंडिया में अवस्थित है दान करते समय, तो वह भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। देखिए, डोनेशन रिसीव्ड इन इंडियन रुपी बाय NGO एंड एसोसिएशन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्सेज इवन if that source is located in India at a time of such donation should be treated as foreign contribution। इससे संबंधित जो कानून बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। बनाया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इस एक्ट के तहत पहले तो हम परिभाषा को देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो परिभाषा कैसे होता है। देखिए, विदेशी योगदान किसी विदेशी स्रोत से किसी करेंसी, सिक्योरिटी या आर्टिकल के दान या ट्रांसफ़र को कहा जाता है। तो समझ गए, विदेशी दान क्या हो गया? करेंसी, सिक्योरिटी या कोई आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसमें एक व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों के विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को रेगुलेट करता है यह एक्ट 2010 का। देखिए, 2010 और 2020 इन दोनों को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे क्योंकि इसे देखना जरूरी था। देखिए, पहला है विदेशी योगदान लेने पर प्रतिबंध, यानी कि 2010 के एक्ट में जो है वो किस पर प्रतिबंध लगाया था। एक्ट के अंतर्गत कुछ लोग जैसे कि चुनावी उम्मीदवार, अखबार के संपादक, पब्लिशर, जज, सरकारी कर्मचारी, विधायिका का कोई सदस्य और राजनीतिक दल इत्यादि पर प्रतिबंध था। यानी कि आप विदेशी जो है दान वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो 2020 का जो एक्ट बनाया गया अमेंडमेंट करके, उसमें इसमें लोक सेवक को भी शामिल कर दिया गया। देखिए, इस सूची में लोक सेवक को भी शामिल करता है। लोक सेवक जो होता है में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो सरकार की सेवा या वेतन पर है या उसे किसी लोक सेवा के लिए सरकार से मेहनताना मिलता हो। इनके पहले तो ये थे और बाद में एक पब्लिक सर्वेंट को भी ऐड कर दिया गया। इसके बाद है कि 2010 के एक्ट के अंतर्गत विदेशी योगदान को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए A है और B है, इसमें इसने 10 लाख रुपए मान लीजिए दिए B को, जो कि A विदेश में है और ये भारत में है, तो ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता तब तक जब तक कि उस व्यक्ति ने विदेशी योगदान की मंजूरी के लिए रजिस्ट्रेशन ना किया। यानी कि मान लीजिए C को देना चाहता है पैसा, तो इसे तभी पैसे मिलेंगे जब इसने भी विदेशी कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तभी, उसके अलावा नहीं मिल सकता। लेकिन 2020 का जो एक्ट आया इसमें इसे ख़त्म कर दिया, यानी कि A से B को तो जाएगा, B से C को नहीं जाएगा। देखिए, कहता है कि इस प्रावधान में संशोधन करता और कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति को
विदेशी योगदान का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। एक्ट के अंतर्गत अब जो व्यक्ति है उसमें अन्य को भी शामिल किया गया, जैसे व्यक्ति, संगठन या रजिस्टर्ड कंपनी। यानी कि ये यहाँ बहाना कर सकता है कि हम चलो व्यक्ति को नहीं देंगे, किसी संगठन को देंगे या फिर रजिस्टर्ड कंपनी को देंगे। तो नहीं, सरकार ने 2020 के एक्ट के तहत बोला कि नहीं, आप इसे भी नहीं दे सकते हैं। यानी कि ए से बी के पास जाएगा, बी से थर्ड पर्सन को नहीं जा सकता। तो ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा पंजीकरण संबंधी जो एक्ट कहता है 2010 का कि कोई व्यक्ति विदेशी योगदान को मंजूर कर सकता है अगर पहला जो कंडीशन है केंद्र सरकार से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना। यानी कि तभी योगदान प्राप्त कर सकता है दान जब वो केंद्र सरकार से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हासिल किया हो, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। 2020 में जो बदलाव किया गया इसमें कहा गया कि पूर्व अनुमति रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की मांग करने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या मुख्य अधिकारियों का आधार नंबर देना होगा। यानी अगर आपको प्राप्त करना है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अनुमति लेने से पूर्व आपको आधार नंबर देना होगा। किनके? उनके सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या मुख्य अधिकारियों के। इसके अलावा विदेशी होने की स्थिति में उन्हें पहचान के तौर पर पासपोर्ट या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कॉपी भी देनी होगी। इसके बाद 2010 के एक्ट में कहा गया था कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए रकम का इस्तेमाल कर सकता है जिसके लिए उस योगदान को प्राप्त किया है। यानी कि मान लीजिए ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए और बी जो है इसे खर्च करना है समाज सेवा पे, तो अब ये समाज सेवा पे ही खर्च करेगा ना, ये अपने विकास के लिए या फिर अपने परिवार के लिए तो खर्च नहीं करेगा। उसके अलावा जो प्रशासनिक यानी कि अपने इंस्टीट्यूट या फिर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये जो प्रशासनिक खर्च होते हैं वो मात्र 50% ही कर सकता है। यानी 50% आप प्रशासनिक खर्च करेंगे और 50% समाज के लिए, यानी कि जिसके लिए आपने मांगा था धन उसी में आप 50% कर सकते हैं। लेकिन 2020 का जो एक्ट है इस जो प्रशासनिक खर्च है इसे 50% से कम करके कितना कर दिया गया? 20%। यानी अब 80% जो है आपको अपने जिस काम के लिए पैसे लिए हैं उसी के लिए खर्च करने होंगे और 20% ही आप प्रशासनिक खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2010 और 2020 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कहा गया था कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसकी अवधि, जैसे कि सरकार को किसी रजिस्ट्रेशन को रद्द करना है तो अधिकतम कितने 180 दिनों तक रद्द कर सकती थी। लेकिन 2020 का जो एक्ट लाया है उसमें 180 दिनों से अधिक भी बढ़ाई जा सकती है। यानी सरकार पे अब डिपेंड करता है कि वह कितने दिनों तक करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ए मैर्टिनी से संबंधित। वह क्या है? क्या एक रेयर ड्रैगन फ्लाई है। ये आप देखिए, ये जो कि 87 वर्ष बाद यानी 87 वर्ष बाद कहाँ मिला है? नीलगिरी में। इसे अंतिम बार देखा गया था 1933 में अन्नामलाई पहाड़ी में। देखिए, द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ अ मैर्टिनी। या इसका जो ऑफिशियल नाम है उसे आप याद मत रखिएगा, एनासियस्मा मार्टिनी। इसका जो कॉमन नाम है वो है मार्टिन दुखवकर या फिर मार्टिन ए मार्टिन भी बोल सकते हैं आप इसे, ए मार्टिन। याद रखिए कहाँ मिला है ये? नीलगिरी में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रबुद्ध भारत से संबंधित। यह एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है जिसे निकालती है अद्वैत आश्रम के द्वारा। रामकृष्ण जो मठ है उससे संबंधित, उसका एक ब्रांच है ये। कौन? अद्वैत आश्रम। इसी के द्वारा इसे निकाला जाता है। इसका जो प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, इसका जो 125वीं वर्षगांठ है इस उपलक्ष्य में 31 जनवरी को, यानी कि आज इसकी 125वीं वर्षगांठ है।
यह एक मंथली जर्नल है रामकृष्ण जो मठ है उसकी तरफ से बाई स्वामी विवेकानंद इन 1896 इसकी शुरुआत की गई थी। इस पत्रिका के तहत जो हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान है उसका विस्तार किया जाता है। देखिए, इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज इंडिया एंसेंट स्पिरिचुअल विजडम। इसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया, जैसे आप देख सकते हैं इनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंदो, फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके अलावा और कई सारों ने इसमें योगदान दिया इस पत्रिकाओं को आगे बढ़ाने में। तो क्या है, हमारे अध्यात्म ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और उसे विस्तार देने के लिए यह एक पत्रिका है जिसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कल 30 जनवरी था बापू का शहीद दिवस, इसे हमने कल तो डिस्कस नहीं कर था, इस कारण से छूट गया था। इकोनॉमिक सर्वे को हम अलग से डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर को, इसलिए आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कल न्यूज़ थे। अब अलग अलग चैप्टर के एक एक पेज में तो हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो बना करके हम कर देंगे उसमें डिस्कस। इसमें बहुत सारे न्यूज, उतना इसमें इरेलेवेंट भी है, मतलब ही नहीं बनता सारे को एक साथ करना। नेक्स्ट टॉपिक है आदि महोत्सव से संबंधित। ये क्या है कि 2020 में कोविड-19 के कारण यह पोस्टपोन हो गया था। इसकी शुरुआत 2017 में किया गया था। ये देखिए, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव का उद्घाटन 1 फरवरी 2021 को नई दिल्ली के आईने स्थित दिल्ली हाट में करेंगे। यानी कि दिल्ली के आईने हाट में इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2021 को किया जाएगा। यह आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन संघ यानी कि ट्राइफेड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ट्राइफेड द्वारा। आदि महोत्सव जो है आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था और यह तब से सफलतापूर्वक इसका आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है। यह महोत्सव देश भर से आदिवासियों की समृद्ध और विविध शिल्प और संस्कृति को एक स्थान पर लाकर लोगों को उससे रूबरू करवाने के मतलब जो हमारे देश भर में जो भी आदिवासी संस्कृति है उसे एक मंच पर लाया जाता है इस आदि महोत्सव के द्वारा और लोगों को उससे परिचित कराया जाता है। जैसे कि बताया कोविड-19 के कारण यह नहीं हो पाया था। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित। क्यों चर्चा में आया? जरा सा अनंतनाग यानी कि जम्मू कश्मीर में जो गिरोह होते हैं, तस्करी गिरोह, उनके मतलब जो होते हैं तस्कर कर रहे थे, तो उसमें इसने सफलता प्राप्त की। किसने? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने। वो तो एक न्यूज़ है, हम इसके बारे में जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है एक एसेचुरी बॉडी है। क्या है? एक सांविधिक निकाय है और इस WCCB को बनाया गया था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा। आपको पता है कि 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी का अमेंडमेंट करके 2006 में जो कानून बनाया गया है, कौन सा? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006, जो कि कब प्रभाव में आया? 4 सितंबर 2006 को यह एक्ट, और पूरी तरह से लागू हुआ 2008 में। और जो यह संगठन बना था यानी कि WCCB, वो बना 6 जून 2007 को। ठीक है, किस एक्ट के तहत? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2006 के द्वारा। इसने कई सारे प्राप्त किए हैं। देखिए, कई सारे पुरस्कार, जैसे कि 2010 में क्लार्क R. बल्विन वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट अवार्ड। इसके अलावा UNEP के द्वारा WCCB जो को दिया गया एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2018। इसके अलावा WCCB जो है ये पार्टनर भी है
यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी एंड CIESCN अर्थ इंस्टीट्यूट एट कोलंबिया का। किस प्रोग्राम के तहत? वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशिएटिव के तहत। यानी कि भारत में जो भी वन्य जीव से संबंधित अपराध होते हैं उसको कौन देखता है? WCCB। एक सांविधिक निकाय है, इसका गठन किया गया था किस एक्ट के तहत और यह कब स्थापित हुआ था? 6 जून 2007 को। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पल्स पोलियो प्रोग्राम से संबंधित। राष्ट्रपति ने इसकी फिर से शुरुआत की है कल। अब हम जानते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है उसके बारे में थोड़ा। पल्स पोलियो प्रोग्राम, आपको पता है कि पोलियो के रोकने के लिए एक टीका दिया जाता है जो कि ओरल भी होता है और वैक्सीन भी होता है। इसकी जब शुरुआत हुई थी 1985 में, उसे नाम दिया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, जिसमें भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया था। लेकिन वर्ष 1995 में, देखिए 1988 का जो WHO का प्रोग्राम था उसी के तहत इसे 1995 पूरे भारत में लागू किया। किस नाम से? पल्स पोलियो प्रोग्राम के नाम से। जो WHO का कार्यक्रम था उसका नाम था ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। इसी के तहत भारत में वर्ष 1995 में क्या लागू किया? पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपको पता है कि हमारा जो देश है पल्स पोलियो से मुक्त हो चुका है और अंतिम बार वेस्ट बंगाल और गुजरात में देखा गया था 13 जनवरी 2011 को, और भारत को 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा पल्स पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जो तमिलनाडु है वो भारत का पहला स्टेट है। ये देखिए वेल्लोर तमिलनाडु का पहला शहर है जो कि पूरी तरह से पोलियो फ्री बन गया था। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल करेंसी से संबंधित। दरअसल केंद्र सरकार जो है बिटकॉइन जो होता है उसको बंद करने के लिए प्लान ला रही है, और उसका जो नाम है ये देखिए आप, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल बिल 2021 है ना। ये कानून, ये जो बिल है अभी जो संसद चल रही है पार्लियामेंट उसमें लाया जाएगा ये बिल को। आगे जो भी इसमें अभी जो प्रावधान इसमें है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखे गए हैं। जैसे ही आएगा उसे डिस्कस करेंगे हम। तो ये क्यों ला रही है? दरअसल बिटकॉइन के खतरों को देखते हुए भारत सरकार जो है एक कानून ला रही है। वो तो हमने देखा यहाँ पे कानून, और सरकार चाहती है कि ये जो बिटकॉइन है जैसे इथेरियम वगैरह वो क्या है उसे बैन करके भारत अपना खुद का एक सरकारी डिजिटल करेंसी लाना चाहती है जो कि RBI के तहत काम करेगा। देखिए क्रिएट फैसिलिटेट फ्रेम। हम देखते हैं कि डिजिटल करेंसी में जो अब तक जो प्रावधान किए गए उससे भी देखिए वर्ष 2018 में, अप्रैल 2018 में सेंट्रल बैंक ने क्या किया था कि जो RBI ने कहा था कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो यदि वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे हैं तो उसे ब्रेक ऑफ कर दे, यानी ख़त्म कर दें विदिन 3 मंथ, यानी 3 महीने के अंदर में। इसके बाद वर्ष 2019 में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उसने समिति ने जो रिकमेंड किया कि बैनिंग ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, ये देखिए ये अंतर मंत्रालय समिति थी। तो उसने क्या कहा कि सभी जो क्रिप्टो करेंसी है उसे आप बंद कर दीजिए, और अगर जो इसमें काम करता है कोई तो उसे 10 साल का जेल हो सकता है। इसके बाद वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसमें उन्होंने जो बैंक्स होते हैं उसको क्रिप्टो करेंसी में अलाउ कर दिया कि आप कर सकते हैं काम।
लेकिन भारत सरकार चाहती है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, इसमें कई सारे खतरे हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार चाहती है कि हम अपनी सरकारी डिजिटल करेंसी को प्रमोट करें। उसका जो नाम रखा गया है, ये देखिए आप, CBDC, सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी। क्या नाम रखा जाएगा? CBDC। आप इसे याद रखिएगा, CBDC, सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी। और आपको पता है कि ये जो प्राइवेट जैसे बिटकॉइन होते हैं, इथेरियम होते हैं, इन सबको सरकार बैन करना चाहती है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।